Hello there, Dr. CK Narayan coming to you from Neo Trader with yet another episode of Charts and Beyond. This is episode number 36 और इस एपिसोड को बनाते थोड़ा समय हो गया mainly because I was traveling for a little while and then I could not record this earlier because I came back only just about a few days back last week, and then this was the first opportunity I got to record this. खैर मार्केट वहीं पे घूम रहा है इधर उधर करते करते, तो नथिंग दैट इज मिस्ड मेजरली, सो वी कैन ऑलवेज गेट बैक इन द मार्केट. तो मार्केट का अट्रैक्शन यही है ना, जहाँ छोड़े थे वहां से पिकअप करके आगे जा सकते हैं, बिकॉज जो पीछे निकल गया वो पीछे निकल गया, उसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकते हैं. मार्केट इज ऑलवेज इन द फ्यूचर और अपने एक्शन हमेशा प्रेजेंट में है. तो ये दो चीज तो कभी भी अपने साथ है. प्रेजेंट तो अपने पास ही है जिसमें एक्शन लेना है, और फ्यूचर जो है वो अनफोल्ड होगा. और कैसे अनफोल्ड होगा, जैसे अपन ने एक्शन प्रेजेंट में लिए उसके अनुसार अनफोल्ड होगा. सो इट डजेंट मैटर इफ टाइम इज elapsed, ओके, एंड वी शुड बी एबल टू मेक एफर्ट आउट ऑफ इट. और जैसे मैं हर बार आपको कहता हूं कि चार्ट्स एंड बियॉन्ड का what is the purview of charts and beyond. I hope you can see my shared screen कि अल्टीमेटली वेदर इट इज टाइम, मैक्रो, सेंटिमेंट, ये सारे चीज चार्ट्स के जरिए अपने को दिखाई देते हैं, और चार्ट्स में प्राइस एक्शन के जरिए दिखाते हैं. प्राइस एक्शन ये आपके वाई एक्सिस में है और टाइम आपके एक्स एक्सिस में है. तो चार्ट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइस एंड टाइम, और ये सब जो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट में सब कुछ कैप्चर हो गए. उसमें मैक्रोज भी कैप्चर हो गए हैं और माइक्रोज भी कैप्चर हो गए, बिकॉज माइक्रो एक मैक्रो का अंश होता है. तो मैक्रो मतलब क्या, जिसमें न्यूज, इवेंट्स, ऑल 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 सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स गेट कैप्चर्ड, और वो सारे चीज जो है वो सेंटिमेंट में कैप्चर हो जाते हैं. और ये सेंटिमेंट के वजह से अपना जो एक्सप्रेशन होता है वो प्राइस के जरिए होता है. सो दैट वी प्लॉट ऑन अ चार्ट, एंड दैट इज हाउ this whole thing happens, and that is why I've called it as charts: price action and time, and beyond macros and sentiment. ठीक है. So this is our thing, और इस चार्ट्स एंड बियॉन्ड का एक मेन फोकस होगा कि उस इसलिए मैंने हेडिंग दिया है INR टू वीकन फर्दर, कि क्या अपनी जो रुपये है जो बुरी तरह से पिट रही है और सारे जड़ के फसाद ही अपने वीक वीक रुपये है, क्या ये और वीकन होगा, क्या ये स्ट्रेंथन होगा, क्या इसमें से कोई राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब अपन देखने वाले हैं. बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ द मार्केट इज गोइंग टू फ्लो. ये एक बहुत बड़ा मैक्रो एलिमेंट है जो सेंटिमेंट को बहुत अरबाइट करता है, और फिर उसके जरिए प्राइसेस में इम्पैक्ट देते हैं जो अपने चार्ट्स में कैप्चर होंगे. और चार्ट्स में जब भी कैप्चर होंगे तो उसमें प्राइस पैटर्न्स बनेंगे और या उसमें स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ये थ्रू टाइम प्ले आउट होंगे. तो वो सब अभी अपन कैप्चर करके चार्ट्स एंड बियॉन्ड में उसका रस निकालेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी इन चार्ट्स एंड बियॉन्ड. और फोकस इज गोइंग टू बी INR. इसका मतलब है INR बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, तो हम बहुत सारी चीज जा करके देखेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. अभी वी विल गो एंड सी चार्ट्स एंड बियॉन्ड व्हाट इज द थिंग. तो सबसे पहला तो अपन ये जो इवेंट्स है जो अभी चल रहे हैं उसको जा करके अभी देखते हैं अपन, अभी क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं इधर. लेट अस गो एंड सी व्हाट आर ऑल द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन एंड अराउंड अस. तो अभी कुछ मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया, बोले यार गोल्ड गोल्ड मत खरीदा करो. फिर उसने बोला कि भाई आप फॉरेन ट्रैवल थोड़ा सा बंद 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 करिए, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पेट्रोल थोड़ा आप कम आप यूटिलाइजेशन करिएगा, एंड वेरियस थिंग्स ही हैज बीन सेइंग, जिसके पीछे थोड़ा बहुत तो पैनिक हो गया मार्केट में. अब पैनिक हो गया तो मार्केट तो थोड़ा घट के आया. अब घट के आया तो कितना घट के आया,
अब मोदी जी ने पैनिक बटन दबाया, ऐसे बहुत लोग का विचार है या अंदाजा है कि सरकार ने पैनिक बटन दबा दिया तो फिर अपने को भी पैनिक बटन दबाना चाहिए। इज दिस ट्रू? शुड वी लुक एट इट? अच्छा चलिए ये सब चीज को देखते हैं कि जो मेन मेन चीज है उसको क्या मायना रखते हैं, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट। सो इंडिया का देखिए, सबसे पहला तो गोल्ड इंपोर्ट है। ये गोल्ड इंपोर्ट तो बहुत जबरदस्त बढ़ गया, फ्रॉम 34 मिलियन या बिलियन, दिस इज बिलियन डॉलर्स। तो 2020-21 में 34 बिलियन का था इसका जो फिगर, अभी वो जा करके 72 बिलियन हो गई। तो इतना क्या फैसिनेशन है गोल्ड के साथ अपने लोगों को, ये तो थोड़ी समझ के बाहर है। बट जो है वो है। So we are looking at the fact that in 25-26 we are importing 72 billion of gold, and that is going to create problems, right? That is going to create forex problem because we are not a gold producing nation. We do not have deposits of gold. हाँ, एक जमाना था जब ही गोलकोंडा में अपने को डायमंड्स एंड माइंस एंड गोल्ड और वगैरह वगैरह सब मिला करता था। वो सब बहुत पुराने टाइम पे थे, वो सब सब लोग लूट के ले गए, जो सब लुटेरे आए थे वो सब लूट के ले गए। बट आज के तारीख में वी आर नॉट माइनिंग गोल्ड एंड देयरफॉर ऑल आवर गोल्ड हैज टू बी इंपोर्टेड। And with the dollar going where it is going, the cost of this import is becoming more and more and creating a problem. अब 34 बिलियन डॉलर था 5 साल के पहले, आज 72 बिलियन डॉलर हो गए। तो इसीलिए मोदी जी की वार्निंग आए कि भाई प्लीज आप थोड़ा गोल्ड का फैसिनेशन को थोड़ा टोन बैक करिएगा। बट आप देख रहे हैं कि शादियों में तो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर लाविश एंड मोर ऑपुलेंट। तो अगर इतना ऑपुलेंस मैरिज का कंडक्ट में होगा तो फिर जाहिर है कि जहां पहले 10 तोला में काम होता था, आज वो 100 तोला हो जाएगा, फिर वो 1000 तोला हो जाएगा, और उसकी स्केल तो बढ़ते ही जाएगी। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट्स एंड दैट इज नॉट अ गुड वन। सेकंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? जो डेट है वो ब्लैक लाइन में है, और जो इक्विटी है वो रेड लाइन में है। 2020-21 से या वहां से आप देख सकते हैं कि गिरावट है। 2021 में जो था वहां पर बड़ी स्पाइक आई थी इक्विटी में। वहां से वी ऑल्सो हैड दैट रिलैक्सेशन, वी हैड दैट इंक्लूजन ऑफ और इंडिया इनटू द जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स, एंड देन देयर वाज एन एक्सपेक्टेशन कि यार ये बहुत बहुत बड़ा एक विंडो खोल देगा, बॉन्ड्स में पैसा भरपूर आएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, थोड़े हद तक तो सब आए, बट व्हाट वी आर सीइंग इज इक्विटी में देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन। और अभी 2025-26 में भी डिक्लाइन चल रहा है। 2026 में अपन आज बातचीत कर रहे हैं 15-16 तारीख मई को, और अभी भी जो एग्जिट हो रहा है इक्विटी में वो बरकरार है, और डेट में भी एग्जिट हो रहा है। तो ये जो एग्जिट हो रहे हैं इन इक्विटी एंड डेट, दैट इज ऑल्सो वीकनिंग द रूपी। अपने इतने बड़े एक तो ऑयल का इंपोर्ट तो हो ही रहा है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम। नाउ we have to see this in the context of or deficit or balance of payment and all that, how that is impacting, and that is why our rupee is becoming majorly weak. अच्छा, इसको ऑफसेट ऑफसेट कैसा करेगा? एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ये तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो गया। एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है जो अपने इन्वेस्टमेंट इनटू इंडस्ट्री एंड पीपल सेटिंग अप वेरियस businesses in India or directly coming into the infrastructure push of the government etc. वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो दैट वाज ऑन अ राइजिंग स्प्री फॉर अ वाइल। फिर अभी आप देखेंगे तो पिछले 3-4 साल से एफडीआई is actually falling, and then the actual quantum of it is foreign direct investment is also on the decline. So this is also taking away dollars. FPI investment is taking away dollars. Gold import is putting a lot of pressure on the dollars we have. ऑयल तो भागे जा रहा है, $60 का $115 हो गया।
तो वी इंपोर्ट ऑलमोस्ट 85% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस, तो इसमें तो बहुत पैसे जा रहे हैं अपने. सो दैट इज वाई देर इज सो मच ऑफ प्रेशर ऑन द रूपी. तो एक इसमें ग्रीन शूट क्या है कि कोई एक अच्छा खबर है, ये सब तो दिस इज ऑल बैड न्यूज. इज देयर सम गुड न्यूज? देयर इज सम, ये इनवर्ड रेमिटेंस जो अपने को लोग भेजते हैं, अपने जो लोग विदेश में जो बसे हुए हैं, वो लोग जो रेमिटेंस करते हैं इंडिया में, दे हैव इंक्रीज देयर रेमिटेंसेस ग्रेजुअली. तो आप अगर 2013-14 में देखेंगे तो दैट वाज 70 मिलियन. अच्छा, ये मिलियन में है, प्लीज नोट, ये सब बिलियन में है. ठीक है, सो बहुत ज्यादा फर्क है. ये $70 मिलियन का रेमिटेंस होता था, वो आज ऑलमोस्ट डबल होकर के 135-140 मिलियन डॉलर का हुआ है. इट्स अ स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन, right? So our exports are not really picking up because we don't have too many things to export. What do we export really? We re-export oil. ठीक है, ले करके अपन री एक्सपोर्ट ऑयल करते हैं उसको थोड़ा बहुत. दैट इज वन बिग चंक ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग. वी एक्सपोर्ट और सर्विसेज विच इज और आईटी रिलेटेड सर्विसेज. बट वो भी जो जगह है, इतना सारा डिसरप्शन हो चुका है उसमें कि वहां पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आया है. तो नेट नेट में क्या हुआ है कि देर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. ठीक है, जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? देर इज अ ट्रेड डेफिसिट. अपन जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत जबरदस्त ट्रेड डेफिसिट, ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जा रहा है. इज कोइंसाइडिंग विद बिहेवियर प्रॉब्लम. ये बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या है? ये गोल्ड का मोह माया और फॉरेन ट्रैवल का जो अभी जो एक्सप्लोजन हुआ है. खैर, मैं भी उसका गिल्टी हूँ, आप भी गिल्टी हैं, सब लोग गिल्टी हैं. हम लोग सबको फॉरेन ट्रैवल करना है. सबकी जो पर कैपिटा इंडिया इनकम है या अफोर्डेबिलिटी है, दैट हैज इंक्रीज, सो वी आर ऑल ट्रैवलिंग अब्रॉड. बट देन ऑल दिस इज टेकिंग अवे द डॉलर्स. सो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है. ये मेरी जो फैसिनेशन है विद गोल्ड, दैट इज माई ओन. ठीक है, and travel की fascination, that is my own. So it is a behavioral problem coinciding with a structural problem. And then there is an investor problem. ये investor problem क्या है? FDI और FPI ये दोनों investment है into our country. So there is a problem there. ये FDI और FPI का भी problem है, वो negative होते जा रहा है. तो dollars are getting sucked out, is resulting in what? A market problem. ये मार्केट प्रॉब्लम क्या है? ये अपना आईएनआर पिट गया. सो आईएनआर क्रैश इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस. एवरीबडी सेज यार अपना रुपया क्यों घट रहा है, रुपया क्यों घट रहा है, व्हाई इज दिस? जो जिसको वन ऑन वन जो देखते हैं कि उसको लगता है कि यार एट 95-96 टू अ डॉलर, और our country is like a banana republic. It is not so simplistic. And there are so many aspects to it. जैसा मैंने इधर सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूँ कि ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एट द कोर, क्योंकि our exports are far lesser than our imports. And with the recent Gulf War and disturbances and all that, our oil bill is shooting up through the roof. क्योंकि ये अपना $65 का एक होता था बास्केट, अब अधिकतर आप देखेंगे तो मार्च महीने से अपना वॉर का सिलसिला हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक हो गया. तो ये जो पहला क्वार्टर जाएगा मार्च अप्रैल में, ये पूरा जो क्वार्टर जाएगा, अपना एवरेज प्राइस होगा, इट विल बी क्लोजर टू $100. तो कहाँ 65 और कहाँ 100? तो ये तो होना ही है इसमें प्रॉब्लम्स. तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स का. तो है ही, वी आर अ मिनिमली एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड मैक्सिमली इंपोर्टिंग कंट्री. सो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम विद द गोल्ड एंड ट्रैवल. तो इसीलिए मोदी जी ने बोला यार ये गोल्ड लेना बंद करो, ये फॉरेन ट्रैवल बंद करो, ये गाड़ियों में घूमना बंद करो, ये सब ऑयल का कंजम्पशन जो है वो आप बंद करो. अब सरकार यहां पर कुछ करेगी एफडीआई एफपीआई के लिए. सुनने में आ रहा है कि कुछ कुछ सब स्टेप्स ले रहे हैं, बॉन्ड मार्केट्स में कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, आगे चल करके टैक्सेशन में कुछ लेंगे ऐसा उम्मीद है, और दे में क्रिएट समथिंग एल्स. सो दिस इज समथिंग टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, राइट, ऑन इन्वेस्टर्स इनटू द कंट्री. एंड देन व्हेन ऑल दीज थिंग्स गेट टुगेदर, एंड देन इट विल रिजल्ट इन सॉल्विंग द मार्केट प्रॉब्लम. मार्केट प्रॉब्लम क्या है?
INR क्रैश होते आ रहा है। 7% तो यही साल में घट गया। कैन यू इमेजिन 7% डिक्लाइन ओनली इन 5 months ऑफ 2026? एंड 20-20% तो घटते जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। अब आप सोच करके देखेंगे कि आपका लास्ट फॉरेन ट्रिप के टाइम पे 80 का भाव था डॉलर का, उसके पहले वाले ट्रिप आप सोचेंगे तो आपने 60 रुपए में डॉलर खरीदा होगा। तो 60 का 80, 80 का अभी 100 के आसपास आ रहा है। तो बड़ी तेजी के साथ ये सब चल रहा है साहब। तो इसीलिए INR में बहुत फर्क पड़ रहा है, और INR में फर्क पड़ने से अपने को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इन ऑल दीज मैक्रोस। करेक्ट। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। तो अच्छा, तो ये अपने चार्ट में और अपने मार्केट में कैसे असर पड़ रहा है, ये है अभी निफ्टी। ये मैंने निफ्टी की वीकली चार्ट लगाया रखा हुआ है। अब निफ्टी के वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है कि अभी थोड़ा सा लंबे गाड़े से देखूं तो मैं 1-2 साल का देखूं तो देन आई एम फाइंडिंग दैट देयर इज मल्टीपल सपोर्ट्स व्हिच इज कमिंग हियर। तो ये 2-3 बार यहाँ से उठा, फिर ये क्रैश कर गया, फिर उठा। ये लास्ट ईयर का अप्रैल है जहां से मार्केट ने अच्छी रैली दी, अच्छी रैली दे करके ये डबल टॉप बनाया ऑलमोस्ट। और फिर वहां से एक बड़ी डीप करेक्शन आया हुआ है। अब ये डीप करेक्शन इन अ मैटर ऑफ सिग्नल, तो ये एक हायर बॉटम बनी। तो इसलिए मैं, आप मेरे पिछले वाले चार्ट्स एंड बियॉन्ड देखेंगे तो मैंने तब कहा था कि ड्यूरेबल बॉटम हैज बीन मेड। जहां से एक रैली शुरू हुई है, उस रैली में बहुत कुछ होना पड़ेगा फॉर इट टू टेक होल्ड। एंड इफ यू हैव नॉट सीन दैट, यू कैन प्लीज गो एंड चेक आउट आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरी दरखास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करिए, नियो ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। और वहां पर प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको चार्ट्स एंड बियॉन्ड के। उसमें आप मेरे पिछले वाले देखेंगे, या पूरे 35 जो एपिसोड्स है, दैट इज अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल। सो देयर इन द लास्ट वन आई हैड सेड दैट अ ड्यूरेबल बॉटम हैड मेड, और वहां से एक बढ़ोतरी भी आई। नो, वो जाकर कहाँ फंसी? ये प्रीवियस स्विंग बॉटम में। अब जो टेक्निकल से थोड़ा वाकिफ रखते हैं, दे नो कि दैट previous tops and bottoms, previous swing highs and lows all act as future tops and bottom, or future points of resistances and supports. So that is what is happening. तो जो यहाँ पर करीबन 22,000, 22,100, 200 से शुरू हुआ, वो जाकर के 24,400, 500 के आसपास एक हॉट लिया है, इसलिए कि वो प्रीवियस एक स्विंग लो पर है। अच्छा, अभी क्या दिखा रहा है कि मार्केट में मोटा मोटा, जब भी अपन ये इस चार्ट को 5 साल बाद देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो अपने को क्या दिखेगा कि यार ये भी एक हायर बॉटम बना कंपेयर टू द प्रीवियस बॉटम। इसके पहले जो बॉटम बना है, उसके बाद ये एक हायर बॉटम बना। तो 5 साल बाद ये बोलना बहुत आसान हो जाएगा, देखो मार्केट सीरीज ऑफ हायर बॉटम बना रहा था, तो आपको तो ले ही लेना चाहिए था। बट अभी जब भी अपन ये सब बॉटम्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो माहौल कैसा है? द माहौल इज सो स्कैरी, द माहौल इज सो अनसर्टन। यानी ट्रम्प अभी अभी जा करके कोई ट्वीट कर देवे कल सवेरे, तो पता नहीं क्या हो जाएगा मार्केट में। तो इट इज, वी आर पासिंग थ्रू वेरी अनसर्टन टर्म्स टाइम्स। एंड व्हेन यू पास थ्रू अनसर्टन टाइम्स, व्हाट इज द फाइनल आर्बिटर दैट वी कैन टेक इनटू अकाउंट कि प्राइसेस क्या दिखा रहे हैं? और प्राइसेस ये दिखा रहे हैं अपने को कि मार्केट अब तक तो हायर बॉटम बनाते चला है। तो ये हायर बॉटम का कॉन्टेक्स्ट अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, ये हायर बॉटम जो दिखा रहा है कि अभी भी मार्केट में बायर मौजूद है, या सेलर इतना हावी नहीं है। ठीक है, ये सब तो जो डिक्लाइन आया है, ये तो दीज हैव बीन पावरफुल डिक्लाइन, दिस हैज बीन अ पावरफुल डिक्लाइन। अभी ये जो डिक्लाइन था, ये भी डरावना सा था व्हेन इट वाज गोइंग ऑन। बट वो आप देखिए 7 अप्रैल 25 के सामने तो ये बहुत जबरदस्त हायर बॉटम था, इसलिए जा करके आपको एक डबल टॉप टाइप दिया। अब डबल टॉप इज अ सिग्निफिकेंट प्राइस पैटर्न। तो डबल टॉप आया तो ये एक बड़े पैमाने का टॉप आया, तो यहां से जो करेक्शन आया वो भी एक बड़ी पैमाने का करेक्शन आया। अब ये करेक्शन में क्या किया, अब तक जब तक ये वायलेट नहीं हो जाता है, ये दिस इज स्टिल टू बी काउंटेड एज अ हायर बॉटम। और जब तक ये हायर बॉटम है, तो बुल जिंदा है। वो बोलता है ना सलमान का पिक्चर टाइगर जिंदा है,
ऐसा अभी ये चार्ट हमें दिखा रहा है, वीकली चार्ट मंथली चार्ट दिखा रहा है कि बुल अभी तक जिंदा है, क्योंकि मंथली चार्ट में भी यही दिखेगा अपने को, ब्रॉड कंसोलिडेशन दिखेगा। तो वो ब्रॉड कंसोलिडेशन ये कह रहा है कि बुल अभी तक जिंदा है। जो जिसके पोर्टफोलियो पिटे हुए हैं उसको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बुल जिंदा है, वो तो सर पीट रहा है, बोले यार मेरा पोर्टफोलियो कब सुधरेगा। भाई market is not there to satisfy all of us at the same time, but it will satisfy us through various periods of time, provided we keep अपना अपना जो माइंड है उसको थोड़ा क्लियर रखे, थोड़ा स्टेबल रखे, और एक्चुअल सिग्नल को हम पहचान सके। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट हो गई हायर बॉटम की। अब ये कॉन्टेक्स्ट हो गई कि प्रीवियस स्विंग लो जो अगर आगे चल करके रेजिस्टेंस बन रहा है, वो रेजिस्टेंस बन के खड़ा है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस जो है इसने मार्केट को नीचे पटकाया नहीं है, मतलब इट हैज नॉट सेंड द प्राइसेस डाउन। सो द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस और द पावरफुलनेस ऑफ अ रेजिस्टेंस is determined by how much of new movement that the price produces. Now you see the strength of the double top. It produces a nice big large body candle which could not be which could not be crossed. So यहाँ पर एक बड़ा long shadow candle आया, ये एक रैली आया with respect to some news. अच्छा, ये सब जो रैलीज है और हायर लोअर एंड लोअर बॉटम्स है, ये सारे मैंने कवर किए हैं मेरे प्रीवियस चार्ट्स एंड बियॉन्ड में। अभी भी जा करके आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और एक पैटर्न में देखेंगे, तो ये जो रैली है दिस इज मेड येट अनदर लोअर टॉप। तो ये जो टॉप बनाया जनवरी के आसपास जो बनाया था, उसके बाद लोअर टॉप का सिलसिला तो जारी है, बट यहां पर लोअर बॉटम तो नहीं बनाया। ये स्विंग अगर यहां पर आकर एंड होता तो दिस वुड हैव बीन वेरी डैमेजिंग, क्योंकि वो स्विंग ही चेंज हो जाता। अब ये स्विंग चेंज नहीं हुआ, ये स्विंग चेंज नहीं हुआ तो अपन ये सोच सकते हैं कि ये कोई इंटरमीडिएट टाइप मूव है। जो मैं बता रहा हूं ये सब थोड़ा जो टेक्निकल से वाकिफ है उनकी समझ में ज्यादा आएगा। जो नॉर्मल व्यूअर है मेरे, उनको इतना समझ आप रखिए कि भाई मार्केट का बेसिक अंश होता है कि अ ट्रेंड पैटर्न इज सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स एंड टॉप्स और अ सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये हमें लोअर टॉप्स दिखाया है। अच्छा, अभी यहां पर मार्केट बहुत नीचे तो गया नहीं। जो कैंडल स्टिक का जानकारी रखते हैं तो अभी ये लास्ट वीक का कैंडल है, और लास्ट वीक का कैंडल में हम क्या देखते हैं कि बड़ी लोअर शैडो बनाई है, दैट इज इंकरेजिंग। बट ये रेड कैंडल रेड बॉडी है और डिसेंट साइज बॉडी है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमें चाहिए कि अगले हफ्ते से मार्केट नीचे नहीं जाए, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाए, स्पेशली ये क्लोजिंग को वायलेट नहीं करे, या ये जो कैंडल ये लोअर शेडो है इसको वायलेट नहीं करे। तो ये जो, और सेकंड चीज क्या जाए, एक तो पहली चीज है कि जाए नहीं नीचे, और सेकंड चीज क्या चाहिए कि ये जो माइनर हाई बनाया आफ्टर दिस स्विंग लो, इसको क्रॉस करे। इसको क्रॉस करे तो क्या होगा कि अगेन अनदर सीक्वेंस ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम विल फॉर्म। अगर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन होता है तो ये जो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये ड्यूरेबल बॉटम है, ये ड्यूरेबल बॉटम मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये प्राइस वॉज बिगर देन द अदर प्राइस। ये ड्यूरेबल बॉटम मैंने इसीलिए बताया क्योंकि जो वेरियस एलिमेंट्स है उधर, जो सेंटिमेंट एलिमेंट्स थे, जो फंडामेंटल इवेंट्स के एलिमेंट थे, वो सब वहां पर मौजूद थे एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, यू नो, एट दिस मार्च, ये 30 मार्च का जो था बॉटम वो है ये 26 का। तो वो प्रेजेंट था, इसलिए मैंने कहा कि ये ड्यूरेबल बॉटम है। ड्यूरेबल बॉटम मीन्स दैट आई डोंट एक्सपेक्ट that it will be lost very quickly. So if this is not going to be lost quickly, then the prices must move that way. Correct? Prices must not go down and then the prices must make efforts to go up. तो we have a measure कि सबसे पहला तो भाई ये 24,400 24,500 के ऊपर बाजार को खींच के डाल दो। तो ये 24,400 500 के ऊपर स्पॉट का भाव आ जाए तो बस लाइफ में स्टार्ट लुकिंग बेटर। तो जो तेजी वाले हैं जो लेने को खड़े हैं और जिसको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए मार्केट में, मेरा सलाह ये रहेगा कि आप 24,500 के ऊपर अब मार्केट में री एंट्री ले। तब तब तो ये मार्केट थोड़ा सा ट्वाइलाइट जोन में है,
अनसर्टन जोन में है। अच्छा, ये सब होने के लिए क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छा आना चाहिए और पॉलिसीज अच्छा आना चाहिए, और अपने ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प जो है वो थोड़े ठिकाने पे रहे, या थोड़े कंट्रोल में रहे, या अपना फोकस कहीं और रहे। या सबसे बड़ी बात, ये जो ईरान के साथ वॉर है, वो फिर बंद हो जाए। ये ईरान वॉर बंद हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का ब्लॉकेड निकल जाए, पैसेज निकल जाए, तो ये जो ट्रेड में जो स्क्वीज आया है ना, ये सब रिलीज हो जाएगा। ये ट्रेड में स्क्वीज रिलीज हो जाएगा और ऑयल विल स्टार्ट टू फ्लो। ऑयल का दाम जो है इतना इतना बढ़ गया है, दैट माइट कम डाउन। एंड इफ इट कम्स डाउन अगेन, लाइक वी डिस्कस्ड, ये जो अपने जो ऑयल बिल्स है वगैरह वगैरह वगैरह, so many beneficial things will happen. So external factors right now are playing substantial amount of influence on how the market is behaving. तो उसके बाद क्या रहेगा कॉन्टेक्स्ट? अच्छा, ऑनसेट ऑफ वॉर कहाँ हुआ? 28 फरवरी से हुआ। तो 28 फरवरी का वीकली कैंडल इधर है। तो वहां से जो हुआ, फिर देखिए गैप हुआ, फिर एक और गैप हुआ, फिर ये घटते घटते आया नीचे, और यहां पर अनसर्टन हो गया, और फिर बॉटम हुआ। टिपिकली दिस इज हाउ द प्राइसेस विल फ्लो। तो यहां पर जब ये आएगा, ये जो ऑनसेट ऑफ वार वाली प्राइस लेवल आएगा, तब और एक पॉस आएगा, एंड दैट विल बी समवेयर अराउंड योर 25,500, 25,600 लेवल। तो ये 24,500 और 25,500, ये दोनों जो फिगर्स है, वो अपन दिमाग में रखे मोटा मोटा, ये अपना बाउंड्री लाइंस है। अच्छा, बड़े बाउंड्री कहां पर है? ये है, ये एक सपोर्ट बाउंड्री हो गया। ये आ गया अपना 21,800, 22,000 के आसपास। तो ये जो है, दिस इज द एब्सोल्यूट लाइन इन सैंड। अगर मार्केट इससे नीचे चले जाए, बिकॉज एवरीथिंग बिकम्स वर्स, देन यू हैव अ प्रॉब्लम। और दूसरा है कि इसको क्रॉस कर जाए, ये लाइन और ये लाइन मोटा मोटा एक ही है, ये है 26,400, 500। तो मोटा मोटा अभी जो मार्केट है, ये हजार हजार पॉइंट्स के ब्लॉक में बैठा हुआ है। 26,500, 25,500, 24,500। और आप समझ लो कि यहाँ पर भी आके कोई 23,500 के आसपास कुछ होगा, या 23,200 ऐसा कुछ होगा। फिर ये आ गया इधर 22,500 के आसपास हो गया। सो दीज आर ऑल द ब्रॉड लेवल्स इन द मार्केट। हाँ, अभी टीवी चैनल्स में, व्हाट्सएप चैनल्स में लोग बाल का खाल निकालते रहते हैं कि आज 22,250 के ऊपर रहेगा तो अच्छा है, 22,350 के नीचे रहेगा तो खराब है। आई एम सेइंग दैट इज ऑल गुड, इट शुड बी देयर, बट जो एकदम सा डे ट्रेडर है, जो ये 15 पॉइंट, 17 पॉइंट, 20 पॉइंट इंडेक्स का जो खेलता है, ये उन लोग का मायना रखता है। मैं जो ये चार्ट्स एंड बियॉन्ड में जो बात कर रहा हूँ, ये मैं जो 500, 1000 पॉइंट का जो व्यू रखते हैं, जो मैक्रो ट्रेंड देखते हैं मार्केट का, और वो बड़े बड़े गेम खेल सकते हैं, उसको ऐसा सोचना चाहिए। उसको ये 100 पॉइंट, 50 पॉइंट की जो नॉइज है, उसमें घुल मिल नहीं जाए। दैट इज वन ऑफ माई रिक्वेस्ट टू यू। ऑफ कोर्स, इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन डू दैट विद द एड ऑफ द डेली चार्ट एंड इंट्राडे चार्ट, उसमें भी रुपया बनता है। बट वो आपका इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होगा, आपका वेल्थ जनरेटिंग एक्टिविटी करना है, तो आपको 500, 1000, 2000, 4000 पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए इंडेक्स में। अगर 1000, 2000 पॉइंट इंडेक्स में आता है, तो आपको 20, 25, 30% आपको स्टॉक्स में रिटर्न मिल जाएगा। सो विच इज व्हाट रियली बिल्ड सम गुड वेल्थ। तो अपने को कॉन्टेक्चुअली क्या देखना है कि सबसे पहला, ये पैटर्न को बरकरार रखे कि हायर बॉटम का जो पैटर्न बनते आ रहा है, उसको वायलेट ना करे। लोअर टॉप्स के जो सिलसिला है, उसको चेंज करे। उसको चेंज करने के लिए 24,500 के ऊपर मार्केट को जाना पड़ेगा, फिर उसको चलते रहना पड़ेगा, फिर 25,500, 600 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस को नेगोशिएट करना पड़ेगा। वहां पर आगे कैसा जाएगा? वहां पर आगे जाएगा जब भी कोई अच्छा न्यूज फ्लो आए, या कोई इवेंट ऐसा हो जाए कि मार्केट वहां से ऊपर चले जाए। सो इफ दीज टू थिंग्स देन कम, देन इट विल गो एंड टेक ऑन द ऑल टाइम हाइस, जो 26,400, 500 के आसपास है। तो एट एवरी वन ऑफ दीज लेवल्स, नया इवेंट्स एंड नया मनी फ्लो आना चाहिए। अच्छा, अभी मनी फ्लो का तो प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि एफआई तो लगातार बेचे ही जा रहे हैं, बट डीआई तो लगातार ले ही जा रहे हैं। एसआईपी का जो फिगर्स है, दैट इज मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ, इट इज गुड।
because SIP is coming in, so the amount of money going into our domestic funds is large, and they are able to, you know, absorb everything that the FIs are throwing at them. आज के तारीख में डोमेस्टिक फंड्स आर नाउ बिकम द लार्जेस्ट ओनर्स ऑफ इक्विटी इन इंडिया. एफआईज हुआ करते थे 21-22% की ओनरशिप थी, जब डीआई का ओनरशिप था 11%. आज वो टेबल पूरा रिवर्स हो गया है, एफआई की ओनरशिप आ गई है 14% एंड इट इज डिक्लाइनिंग फर्दर. डीआई की जो ओनरशिप है वो 11% से लेके 18% पे आ गई है, एंड दिस इज इंक्रीजिंग एवरी डे. अच्छा, जो प्रोमोटर्स है, वो प्रोमोटर्स भी अभी जान गए हैं कि कैपिटल मार्केट का क्या वैल्यू है, एंड देन देर इज अ ग्रेटर विलिंगनेस टुडे to participate by promoters in the capital market. So that is also a beneficial impact which is happening. So all these positive impacts are going on alongside. And now we have to bring it down to the level of prices जो मैंने आपको अभी बताया. इसके साथ साथ मोमेंटम भी होगा, प्राइस पैटर्न्स होगा, टाइम होगा, वो सब डिस्कशन करने जाएंगे. तो अपना ये जो एपिसोड है, ये तो पूरा दिन चलेगा, और पूरा दिन तो आपको बैठ के यहाँ पे मुझे सुनना नहीं है. तो चलिए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो हो गया रिसेंटली. एक यूएस का डेलीगेशन गया और चले भी गया वापस. ट्रम्प ट्रम्प साहब आए थे यूएस यूएस से चाइना. अब इसमें नोटेबल फैक्ट क्या था कि ये एक पॉलिटिकल डेलीगेशन नहीं था, ये एक बिजनेस डेलीगेशन भी था, क्योंकि इसमें बिजनेस लीडर्स भी ट्रम्प के साथ गए थे. और जो स्टेटमेंट आए अभी तक पूरे स्टेटमेंट तो आए नहीं है. और चाइनीज जो स्टेटमेंट आया और अमेरिकन स्टेटमेंट आया, दे आर क्वाइट डाइवर्जेंट. सो वी विल डेफिनेटली गेट टू हियर मोर. बट अहम बात तो ये है कि यूएस इज सेइंग दैट वी हैव रीच सम agreements with respect to the Iran war and nuclear and all that, and then about business and whatnot. So we will hear about this as we go ahead. But ये अपने को ध्यान रखना है कि यूएस और चाइना में से क्या अनाउंसमेंट आगे चल के उभरते हैं अबाउट दिस ट्रम्प विजिट टू चाइना. दैट इज वन. सेकेंड मेन न्यूज क्या है, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ा दिए 3 रुपया लीटर, और सीएनजी के 2 रुपया. भाई ये तो होना ही था ना. इतना सारा 65 का $115 होगा तो सरकार भी क्या करेगी. दे आर अंडर ट्रमेंडस प्रेशर. और यहाँ पर बेवकूफ लोग हैं अपने, पॉलिटिकल लीडर्स है स्पेशली फ्रॉम द ऑपोजिशन, जो खड़े होके बोलते हैं वो पुराने लीडर होंगे, युवा नेता राहुल गांधी टाइप्स, या नए नेता ये जोसेफ, क्या नाम, विजय जोसेफ, जो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर है. ये लोग सब खड़े होके बोल दिए कि यार ये बहुत जाती हो गई, 3 रुपया बढ़ा दिया. अरे कमबख्त, तो आप लोग देखते नहीं है क्या, इतना बड़ा वॉर चल रहा है और $65 का $115 हो गया है, तो सरकार क्या घर से लाएगी पैसा? कुछ तो हमको तो भुगतना पड़ेगा ही ना. एंड इट इज अ फैक्ट दैट एट ₹3 इंक्रीज, we are one of the smallest increase that has been imported, including the अमेरिका जो increase किया हुआ है. और हर रोज every day the government is taking a hit of over 1,000 crores per day on this very petrol and diesel things which are being subsidized. आपको चलते चलते ये बात भी बता दूं, अगर पूरा जो ये जो गल्फ वॉर का जो इम्पैक्ट है ऑयल एंड गैस में, अगर ये पास ऑन किया जाए टू ऑल ऑफ अस, do you know that our petrol prices will actually double and our gas prices will shoot up by I don't know several 100%. तो ये तो अपनी गनीमत है, और अपने सरकार ने हमें पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि दे हैव हार्डली इंक्रीज इट बाय ₹3. Definitely there is going to be more, but for these idiotic politicians to stand up and say this is mismanagement of economy by Modi's government, or that this yesterday's actor turned politician, मतलब क्या बोलूं मैं उसके बारे में. वो आकर के सबसे पहला बोलता है यार ये इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. बोले अरे क्या इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, चलना तू बेचना यार 90 रुपए में पेट्रोल या 80 रुपए में, और देख तेरे स्टेट का इकोनॉमी का क्या होता है. ऑलरेडी डीएमके ने बैंड बजा के रखा हुआ है तमिलनाडु स्टेट का इकोनॉमी का. 10,000
10 आई डोंट नो 10,000 लाख करोड़ और समथिंग ऐसे कोई बड़ा डेफिसिट करके गया है, क्योंकि फ्रीबीज में बांटे गए। अब ये हीरो आकर के बोलता है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। क्या तुम 80 रुपए में पेट्रोल बेचने वाले हो क्या? क्या किस दुनिया में ये लोग रहते हैं मुझे नहीं पता। एनीवे, बी दैट एज इट मे। और एक न्यूज आया, तो इसका कहने का मतलब है कि पेट्रोल दाम बढ़ा है, दिस इज नॉट द लास्ट, कॉस्ट इज गोइंग टू गो अप, सब कुछ होने वाला है, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंच अप। डब्ल्यूपीआई का जो फिगर आपने देखा उसमें ऑलरेडी इम्पैक्ट आ चुका है। ये सब चीज होने वाला है आगे, अपना बेल्ट को कस के बांधे, दिस इज द मैसेज। अब एक न्यूज आया, अडानी एंड हिज नेफ्यू सागर अडानी या जो भी है, दे हैव एग्रीड टू पे $18 million टू सेटल द एसईसी केस। और ये सब जो लिटिगेशन थे, ये सब अभी विड्रॉ हो जाएंगे केस वगैरह। तो इससे क्या दिखता है कि जब भी वो हिंडनबर्ग का न्यूज आया तो कितना पिटा अडानी ग्रुप के स्टॉक, साढ़े 4,000 वाले चीज तो 900 रुपया हो गया था अडानी एंटरप्राइज। कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ डैमेज? तो मार्केट में ऐसे सब चीज होते ही रहते हैं, साइकिल्स प्ले आउट, एवरीथिंग प्लेज आउट। अब अडानी जो बोले कि खत्म, अडानी तो गयो, ऐसा बात हो रहा था, अडानी कहाँ गयो? कहीं नहीं गयो, वो सब अभी भी है। ये एसईसी और कल सेबी हो या एसईसी हो या कोई भी कमेटी है, सब सब चीज का हल मिल जाता है। वॉट यू नीड टू गिव इट इज द टाइम एस्पेक्ट। तो टाइम में इट विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। Monetary problems will be solved through monetary items. Some problems will be solved through time. And then emotion problems will all be solved through decrease of the emotion. So emotion सब अभी अपने जगह पे रिटर्न हो गए, ये टाइम निकल गया और पैसे का भी आ गया, तो ये सब सॉल्व हो गया। तो अडानी पे जो एकदम प्रेशर रहा करता था वो अभी हटेंगे। अब अडानी ग्रुप, जो जिसको कहना है कह लीजिए, अडानी ग्रुप टुडे इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट ग्रुप्स। और जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, उसके जो जितने स्टॉक्स है, दे आर ऑल डूइंग वेल इन द मार्केट्स। और जहां जहां अपने को सौदा करना है, इच्छा आती है तो वहां करें। तो बहुत सारे स्टॉक्स है, अडानी एंटरप्राइज है, फ्लैगशिप कंपनी है उनका, अडानी ग्रीन वगैरह है, अडानी एनर्जी है, टोटल गैस है, पावर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और हो सकता है कि कल और 5-7 आ जावे। आपके अंबुजा सीमेंट है, सो मेनी ऑफ दिस स्टॉक्स, सो देयर विल बी सम न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द अडानी ग्रुप। अच्छा, ये आया, एयर इंडियाज लॉसेस वेर लार्ज इनफ टू सिग्निफिकेंटली इरोड द डिविडेंड इनकम ऑफ पेरेंट टाटा सन्स अर्न फ्रॉम इट्स कैश काउ। उसका कैश काउ था टीसीएस। अब ये सब जुड़े हुए हैं, एयर इंडिया जुड़ा हुआ है, वो टाटा सन से जुड़ा हुआ है। एयर इंडिया का लॉसेस तो टाटा सन्स को झेलना पड़ेगा। टाटा सन्स का बड़ा पैसा कहाँ आता है? डिविडेंड आता है टाटा ग्रुप कंपनी से। उसमें सबसे अधिक कैश का वाला कंपनी कौन सा है? वो है टीसीएस। टीसीएस को देना पड़ेगा। अब टीसीएस अपना मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट, हाईएस्ट मार्केट कैप वाला कंपनी, एटलीस्ट आई थिंक एचडीएफसी बैंक डिस्प्लेज इट, बट आई डोंट नो। बट टीसीएस इज अमंग द टॉप मोस्ट, और उसका वेटेज बहुत जबरदस्त है निफ्टी में। सी, हर एक चीज जुड़ा हुआ है। अगर ये सब प्रेशर देने वाला है, तो जो आईटी सेक्टर में प्रेशर आएगा, अब आईटी सेक्टर में आप एयर इंडिया के लॉस से आईटी सेक्टर में प्रेशर आएगा, ये आप कहाँ सोचेंगे? बट ये सब आज अपने को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मार्केट इतना इंटरकनेक्टेड चीज है। पहले इतना सब अपने को अवेयरनेस नहीं था, बट लेकिन अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इतना फास्ट हो गया है, वो एनालाइज इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी इतना हो गई है, थ्रू टीवी, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, थ्रू सबस्टैक एंड सो मेनी अदर वेज। सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, आईटी में ही रहते हुए मिड कैप आईटी वाले का जो कमेंट्रीज आ रहे थे, वो लोग ने वहां पर एक अच्छा सा एक स्टेटमेंट आया। कहा कि मिड कैप आईटी सर्विस कंपनीज, उनके जो स्टेटमेंट आए, एजीएम आए, कमेंट्री आए, they say they are less vulnerable to this AI-led disruption than their larger peers. अब लार्जर पेयर में कौन सा आता है? आपका आता है इन्फी, आपका आता है टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो वगैरह वगैरह। जो अपने जहन में घुसा हुआ है कि आईटी का पोर्टफोलियो बनाना है तो ये 4-5 स्टॉक तो होना ही चाहिए। बट अब ये सिलसिला ही बदल रहा है। थोड़े एक 3-4 एपिसोड पहले मैंने जिक्र किया था अबाउट द पी रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू
TCS Infi and I think Persistent Coforge. TCS Infi was trading at about 35 PE. At that same time, Persistent Coforge were trading at about 55 PE, close to 55, 56 PE. तो मैंने तभी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि ये सब में गिरावट आ सकता है क्योंकि दे आर ऑल ट्रेडिंग एट सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेटेड पीईज। हाँ, वहां से जो 55 56 पीई था, वो जो कोफोर था वो नीचे आ करके 40 पीई तक आ गया, तो उसमें गिरावट तो जरूर आया। बट देन ये स्टेटमेंट आप देखिए तो ये कोफोर्ज है, ये एम्फेसिस है, ये टेक महिंद्रा है, ये ऐसे सब जो स्टॉक्स है जो लीडर है सेकंड रैंक के, उनके स्टेटमेंट में आ रहा है कि ये जो एआई लेड डिसरप्शन जिससे पूरा माहौल थोड़ा खराब हो गया है आईटी आईटी स्टॉक्स में, ये ये लोग कह रहे हैं कि भाई वी मे नॉट बी एज वल्नरेबल, विच मीन दैट अभी आईटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने को थोड़ा छांट छांट के अच्छे स्टॉक को लेना चाहिए जहां पर नए जो चीज हो रहे हैं उसका बेनिफिट आए। वी शुड नॉट गेट लॉक्ड इन टू द ओल्ड वर्ल्ड लीडर्स। दिस इज द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे। तो ये चार पांच न्यूज फ्लो जो था मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, जो ये चार्ट्स एंड बियॉन्ड में कवर कर दूं। ये एक नया सेक्शन मैंने ये एपिसोड नंबर 36 से शुरू किया है, और होपफुली आई विल try to keep this up as a regular feature of Charts and Beyond so that we can deal with the important news flow and how they impact. अच्छा, दूसरी चीज है रिजल्ट्स फ्लो। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स का मौसम चल रहा है, मई के 15 दिन निकल गए हैं, तो मोटा मोटा ये 40-45 डेज होने को कंप्लीट हो गया मार्च एंडिंग के बाद। तो बड़े स्टॉक्स के अधिक पैमाने पे रिजल्ट फ्लो तो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देखिए इधर एक समरी है अप टू एंड ऑफ लास्ट वीक। आउट ऑफ दिस आप अगर देखेंगे तो इधर एक 733 और एक 364, तो ये 1100 स्टॉक हो गया। फिर ये ठीक है, ये छोटे नंबर है। ये 1100 बड़े स्टॉक जो है उसके रिजल्ट में 733 स्टॉक पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। and this is twice of negative profit growth. You know, roughly neutral is quite small. So I think we should take that the results flow for the Q4 has been quite positive, or that is why you are seeing that nice rally which has happened in the market. अब मार्केट का तो डिस्कशन हो गया कहाँ जाकर रुका, जहां पर एक्सपेक्टेड टेक्निकल लेवल्स के अनुसार रुक गए। हाँ, ये बेहतर आते जाएंगे तो फिर ये कंटिन्यू होगा। 9.4% टोटल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, और एबिटा ग्रोथ हुई 10.2%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हुई 10.2%। ऑल दीज आर समवॉट पॉजिटिव साउंडिंग थिंग्स। बट इसमें आपको एक चीज याद याद रखना है कि वॉर का सिलसिला सिर्फ एक एक महीना आया था, क्योंकि फरवरी एंड में वॉर शुरू हुआ तो मार्च का महीने में कोई इंपैक्ट आया होगा। दैट इज नॉट इनफ टू हैव impacted the Q4 results. So we'll have to keep that in mind. But as things stand, the flow of result is not bad, and that should keep a little bit of cushioning effect in the market. All right. अब ये है एफ आईज ने थोड़ा बेचान वगैरह काटा, लेकिन ये लोग तो कोई अपने इंडेक्स शॉर्ट्स को काटने का मूड में ही नहीं लगते। ये मूड में इसीलिए नहीं लगते हैं क्योंकि मैंने ये पहले भी कई एपिसोड्स के पहले मैंने ये बात कवर करी थी कि दीज आर नॉट डायरेक्शनल शॉट्स, दीज आर हेड शॉट्स इन माय ओपिनियन। ये हेड शॉट्स कैसे हो सकते हैं कि भाई you see you take a performing market like Korea, like Taiwan and all that. They are also impacted by this oil crisis and all that. They are also net importer of oil, but they are better performing markets compared to the Indian markets. Indian markets are overvalued markets, so and Indian currency is a depreciating currency, which is not the case with other markets like Korea, Taiwan, and maybe Japan and all that. So the FIs will go to the performing markets, but everybody is going to be affected by this war, Strait of Hormuz closure, etc., etc. बट वहां पर करेंसी वीकनेस इतनी नहीं हुई है जितना इंडियन करेंसी की वीकनेस हुई है। इंडियन करेंसी वीकनेस का तो अपन ने पूरे डिस्कस कर चुके, और जब
यहाँ पर दैट इज ओनली गेटिंग वर्स एंड थिंग्स आर स्टेबिलाइजिंग देयर एंड वहां पर आप देखें तो ये जो सेमीकंडक्टर प्राइसेस और एक्सपोजर टू एआई एंड ऑल दैट दोस कंपनीज आर ऑल डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सैमसंग फॉर एग्जांपल इज अ $250 बिलियन मार्केट कैप कंपनी. तो आप देखिए, फिर हाइनिक्स को देखिए, वेरियस अदर कंपनीज को देखिए. So the FIs are happy to take more exposure in countries like South Korea and Taiwan, etc., and to hedge their bets in an overall Asian region. They must be shorting India. तो ये long the other countries and short India, ये किस्सा तो चल रहा है. और हाल में अपन देख रहे हैं कि this is only becoming a little more acute. जहां जहां अपना करेंसी और वीक होता जाएगा और अपना इकोनॉमी में सुधार नहीं आएगी, अपने कॉर्पोरेट नंबर्स में सुधार नहीं आएगी, ये सिलसिला जारी रहेगा. और इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सी अ चेंज इन नंबर. हाँ, जब ये शॉर्ट कवरिंग जब होगा बड़े पैमाने पे, देन वी विल हैव अ सब्सटेंशियली गुड टाइम. सो वी हैव टू वेट फॉर दैट. दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. तो ये एफआई शॉर्ट्स एक बैकग्राउंड में अपने को रखना है. ये कोई डायरेक्शनल नहीं है तो बोले जब भी एफआई शॉर्ट कवर करेंगे तब देखना मजा. अरे एफआई शॉर्ट कवर करने के लिए बहुत कुछ ओवरसीज में होना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं. तो जो ये लोग डायरेक्ट 1:1 आंकड़ा बना रहे हैं कि अब एफआई कवरिंग आएगा तो लाइफ विल बी जिंकल वाला, ये नहीं होना है. ओके, तो आईएनआर का चार्ट तो अपने को जरूर देखना चाहिए. आईएनआर कंटिन्यूज टू बी वीक, इसमें कोई संदेह नहीं है. लुक एट द चार्ट, इट इज जस्ट फ्लाइंग. दिस इज द यूएसडी आईएनआर चार्ट. अभी हाल में फ्राइडे के दिन हो गया 96 भी टच करके आ गया. तो बवाल तो मच ही रहा है मार्केट में कि भाई अरे 96 हो गया. बट आप देखिए अभी वेरी रिसेंटली 2019 में या 2018 में ये क्या था, ये अबाउट था 60 62 63 रुपीज. अगर कोई आपको कहता कि 5 साल में ये 100 रुपए की तरफ जाता तो आप तो बोलते थे कि भारत देश तो खत्म हो जाएगा अगर ये जाएगा. अब ये धीरे 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 करके 2020-21 तक ये आ गया करीबन. कितने पे आया भाई? दैट केम टू अबाउट 82. अब 80 82 आ गया, तभी भी बवाल था, बोले यार ये सब एवरीथिंग इज गॉन, 82 में सब खत्म हो जाएगा. अब 82 में सब खत्म नहीं हुआ, चल रहा है. अब 82 वाला 92 हो गया तो बोले अरे अभी तो खत्म हो जाएगा. ये क्या है, 92 कोई भाव है डॉलर रुपी का? अब 92 का 96 हो गया. अब सब लोग बात कर रहे हैं कि 100 हो जाएगा. 100 हो जाएगा तो क्या है, कैटास्ट्रोफी है, वैसा है, फलाना है, ढकना है. भाई इंडिया तो सरवाइव करते जा रहा है. 60 भी देखा. सबसे पहला मैं जब भी विदेश ट्रैवल किया 1980 में, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल्ड अब्रॉड इन 1980. आई बॉट द डॉलर ऑफिशियली. तब हमारा मैक्सिमम अलाउंस होता था $500. मैंने 6 रुपया पर डॉलर में खरीदा है, 6 रुपीज. ओके, 6 रुपया टू अ डॉलर. तो उसमें भी मैंने खरीदा है. अब हाल में मैंने ट्रैवल किया था, तो मैंने 93 रुपीज टू अ डॉलर में खरीदा था. So this is nothing has stopped. My life has gone on. My life has improved because of various other things that I have done. Like that, everybody's life is going on. ठीक है, भाव सबके सब बढ़ गए लेकिन लाइफ तो चल रहा है ना. लाइफ तो 100 में भी चलेगा, लाइफ 120 में भी चलेगा. तो अपने को इतना बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए कि भाई सब खत्म हो जाए. कुछ चीज खत्म नहीं हो रहा है. हाँ, ये जरूर है कि महंगाई तो बढ़ती जाएगी, उसके लिए तैयार रहना है और उसका प्रोविजन कर लेना है अपने को. सो नाउ व्हाट इज द चार्ट शोइंग? चार्ट इज शोइंग दैट वी मे गो बाय अ मैटर ऑफ सिंपल फिबोनाची प्रोजेक्शन ऑफ द फर्स्ट स्विंग. एंड आई एम टेकिंग द फर्स्ट स्विंग थ्रू एन एक्सटर्नल प्रोजेक्शन. And then I'm coming up to a 2.618 projection which is showing me about 98 and a half as a probability. अब 98 हाफ हो सकता है. अब ये 98 हाफ कल हो सकता है, इसमें 6 महीने लग सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसके पहले पुल बैक आ सकता है. पुल बैक इसीलिए आ सकता है क्योंकि सरकार अभी स्टेप्स ले रही है कॉन्क्रीट. बट दिस इज व्हाट द चार्ट इज इंडिकेटिंग. मैंने चार्ट्स एंड बियॉन्ड में 83 में भी कहा था कि एक बार ये 86 होगा, एक बार ये 92 होगा. यही चार्ट यूज करके मैंने बताया था. तो ये 91 भी होगा. अब वही चार्ट मैं यूज करके फिर बता रहा हूं कि अभी चार्ट के अनुसार एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि 98 हाफ हो सकता है.
नहीं हुए तो वी आर ऑल हैप्पी, बट हो जाए तो वी शुड नॉट गेट सरप्राइज, एंड वो हो जाए तो वी शुड बी रेडी कि उसके साथ साथ जुड़े हुए जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए हमें तैयारी जरूर करना है. सो दिस इज द सिचुएशन एज फार एज INR इज कंसर्न. सो INR इज सेट टू वीकन, ये जो मैंने बताया था आपको राइट एट द स्टार्ट, तो ये सारे चीज मैंने INR के सिलसिले में भी. अच्छा, अभी Q1 FY27 का एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाएगा. Q4 ऑलमोस्ट मोटा मोटा खत्म होने को आ गया है. अब क्या बता रहे हैं अपन बेस्ड ऑन May 2026 रिपोर्ट जो अभी तक आए हुए हैं. एक्सपेक्टेशन फॉर Q1 विच इज April to June 2026, results for Indian companies are muted and cautious. So some sectors, so all these are expectations for Q1 FY27. अपशूट ऑफ ऑल दिस क्या है, बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके चले नहीं, तो ये सब अपनी स्ट्रेटेजी में अपने को इंक्लूड कर लेना है. दैट दैट इज द थिंग. तो अपना एज यूजुअल लास्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में स्ट्रेटेजी कॉलम में आते हैं क्या करना चाहिए आगे. तो बिकॉज expectations ahead are not so good, take profits where you have seen in a nice rally, go into some cash position. ये सबसे पहला है. ये अहम है. बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कोई 30%, कोई 50%, कोई 100%, ऐसा सब मूवमेंट आ चुका है. वहां पर थोड़ा बहुत तो आप प्रॉफिट बांधिए. अब फ्रेश ब्रेकआउट इन स्टॉक्स कैन बी सर्च्ड. अभी ये जो रिजल्ट आए, जो रिजल्ट आ चुके हैं और जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें आप देखिए फ्रेश ब्रेकआउट मिल रहा है. इसमें बहुत बड़ा कीला मत बांधिए, बट लेकिन उसमें अभी भी काम किया जा सकता है. तो ये एक एक एफर्ट लगाइए. अच्छा, जैसे मैंने चार्ट पे आपको पहले बताया 25,400 500 कैन बी अ मैक्स वी कैन एक्सपेक्ट फॉर नाउ इफ दिस रैली कंटिन्यूज. वहां पर जरूर एक रेजिस्टेंस की उम्मीद रखे. और वहां पर भी आप देखें जो ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर इंडेक्स का ट्रेडिंग करते हैं, वहां पर आप देख लीजिए अपने पोजीशंस को, जो अच्छे प्रॉफिट्स में है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी आप देखिए. जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले हैं एक बार रिव्यू भी करिएगा. ठीक है. अच्छा, मैंने मेरे एनुअल प्रोजेक्शन कई लोगों को दिखाया था, स्पेशली और लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स जो है नियो ट्रेडर के, उनको मैंने उनके साथ शेयर किया था कि पूरे साल का प्रोजेक्शन में क्या होगा. उसमें मैंने बताया था आपको कि भाई फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने के बाद एक बहुत अच्छा रैली आएगा. वो रैली अभी आया है, और उस रैली आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा. तो मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन द एनुअल प्रोजेक्शन, मार्केट इज लाइकली टू स्लिप इनटू अ कंसोलिडेशन फ्रॉम हियर थ्रू जुलाई अगस्त. तो एक 3 महीने का मुझे कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है मेरे एनुअल प्रोजेक्शन के अनुसार. तो ये फिट इन होता है कि जो मैंने आपको स्टेप्स वगैरह बताए, जो माहौल चल रहा है दुनिया में और भारत देश में और अपने इकोनॉमी के साथ, और पर्टिकुलरली अपने मार्केट के साथ एक कंसोलिडेशन फेज आने का उम्मीद है. इस कंसोलिडेशन फेज में रेंज ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है. और रेंज ट्रेडिंग कैसा किया जाए, या आप जानते हो तो करिएगा, नहीं जानते हो तो सीख ले लीजिएगा. मोटा मोटा उसके टूल्स अलग होते हैं, उसके अनुसार करिएगा. हमारे जो नियो ट्रेडर में है उसमें रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं. जो नियो ट्रेडर से जुड़े हुए नहीं है वो नियो ट्रेडर का लाभ उठाए और उसकी सब्सक्रिप्शन ले और रेंज ट्रेडिंग का लाभ भी उठाए. और सबसे अहम बात, डोंट लुक फॉर एनी मल्टी बैगर स्टोरीज. ये सबकी आदत हो गई है कि मल्टी बैगर बताओ, मल्टी बैगर बताओ. ये एक नॉनसेंस है. मल्टी बैगर जैसे मैंने कहा है कि बहुत वो इवॉल्व होता है. मार्केट का सपोर्ट चाहिए. मार्केट का अभी इमीडिएट क्वार्टर में कोई इतना उम्मीद नहीं है. तो यहाँ पर अपना मुंह ऐसा फुला के नहीं रखे कि मेरे को मल्टी बैगर मिले तो मैं काम करूं, फिर आपका खाली मुंह खुला रहेगा और उस मुंह में कुछ गिरेगा नहीं. तो ये सब स्ट्रैटेजी इमीडिएट फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप फॉलो करिएगा. अगर इसमें आपको कोई मदद चाहिए तो हमारे से संपर्क करिएगा. गेट इन टच विद आवर ऑफिस, गेट इन टच विद आवर पीपल. और सपोर्ट टीम इज देयर ऑलवेज टू हेल्प यू आउट. सब्सक्राइब टू आवर न्यू ट्रेडर, ज्वाइन आवर चैनल. वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर शेयर तो ज़रूर करिएगा दूसरों से. अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं हुए तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल में. एंड वट एवर you want to do,
These are the 3 points I'm saying. Don't forget to like this video if you found it useful. Share it with others if you found it useful. Number two, subscribe to our channel to receive more such informational content. Do check out our NeoTrader software. It is the best market companion for all traders, all types of traders that you will ever get. With that, this is Dr. CK Narayan bidding you goodbye in this episode number 36 of Charts and Beyond. And until we meet again, I shall bid you goodbye.